नमस्कार, एनटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त शाम के 4 बज गए हैं। वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। मेरा नाम है अंकित त्यागी। बात आज भी फोकस जो है वो इजराइल और गाजा जो युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी बलि कैसे लोग चढ़ रहे हैं, आम नागरिकों को कितनी परेशानी हो रही है, कैसे उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। इजराइल और हमास के बीच में जबरदस्त जो जंग है उसमें आज छठा दिन शुरू हो चुका है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक जबरदस्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल में जो मंत्री परिषद है उसने कहा है कि जब तक हमास इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेगा तब तक बिजली, पानी और जो बाकी मूल सुविधाएं गाजा के लोगों को रोक दी गई हैं वो नहीं शुरू की जाएंगी। इजराइल के मंत्री के मुताबिक इजरायली नागरिकों की रिहाई होने तक फ्यूल के ट्रक भी गाजा नहीं जाएंगे। इजराइल पर हमले के बाद हमास के आतंकवादियों ने करीब 150 इजरायली और विदेशी नागरिकों का अपहरण कर लिया था। जवाबी कार्रवाई में 9 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर कब्जा कर उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। 11 अक्टूबर को पूरे गाजा में बिजली की सप्लाई ठप कर दी गई है। 5 में से 3 वाटर प्लांट्स भी काम अपना जो है उन्होंने रोक दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस वक्त की ताजा और क्या जानकारी आ रही है। इजराइल गाजा युद्ध में हर दिन खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो मानवीय त्रासदी है उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। लोगों की मौत होती जा रही है। दोनों तरफ से करीब 2300 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। घायलों की संख्या 7000 पार कर चुकी है। हमास की तरफ से कहा गया है कि वो अपना लक्ष्य जो था वो उसने जो तय लक्ष्य था वो पा लिया है और बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन इजराइल पूरी तरीके से हमास को मिटाने पर आमादा है। इसी बीच इजराइल में कल एक वॉर कैबिनेट और इमरजेंसी सरकार का गठन किया गया। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और रक्षा मंत्री शामिल हैं। इस कैबिनेट की अहमियत आपको इस बात से समझ आएगी कि इससे पहले 1967 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान इस तरीके की कैबिनेट बनी थी, जिसमें कोशिश की जाती है कि पूरा देश जो है यूनिटी दिखाई पड़े, सारे विपक्षी दल और सरकार मिलकर काम करें। इस बीच युद्ध के छठे दिन भी इजरायली सेना गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसा रही है। वहां भी इजराइल को निशाना बनाने के लिए हमास की तरफ से रॉकेट अभी भी दागे जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा के हर एंट्री पॉइंट को सील कर दिया है। यहां तक कि इजिप्ट से, मिस्र से जो क्रॉसिंग है वहां से भी जो राहत का सामान है या एक मानवीय कॉरिडोर, जो लोग वहां से भागना चाहते हैं, जो अपनी जान बचाना चाहते हैं, वो भी बंद कर दिया गया है। टेल अवीव से इस वक्त मेरे सहयोगी सबसे पहले उमाशंकर सिंह के पास चलते हैं। लगातार आप उनकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं। गाजा से, गाजा पट्टी के पास से उन्होंने किस तरीके से रिपोर्टिंग की, दिखाया कि कैसे दिल दहलाने वाले दृश्य थे जो पूरा जो हमला हुआ है। उमा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, छठा दिन आज है, एक बड़ी मानवीय त्रासदी की तरफ यह लड़ाई बढ़ रही है। क्या है अभी ताज़ा हालात? क्योंकि आज सुबह तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ भी कुछ रॉकेट दागे गए थे। जी बिल्कुल, देखिए तेल अवीव में तो हालात फिर भी काफी हद तक सामान्य हैं और पहली बार बिना बुलेट प्रूफ जैकेट की रिपोर्टिंग कर रहा हूं यहाँ पर आपके साथ। तो ये बताता है कि यहाँ खतरा है, लेकिन उस तरह का खतरा नहीं है जो दक्षिण के इलाकों में है, जो गाजा पट्टी से लगने वाले नजदीकी इलाके हैं, वहां जिस तरह का खतरा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ पहले भी मिसाइल दागे गए, रॉकेट दागे गए, एक बार फिर से रॉकेट दागा गया है। और खतरे के हालात को देखते हुए कई एयरलाइंस ने, दुनिया की कई एयरलाइंस ने यहाँ अपने विमानों की आवाजाही रोक दी है। हालांकि फ्लाइट ऑपरेशंस यहाँ के बंद नहीं हुए हैं। जो भी एयरलाइंस यहाँ पे फ्लाइट चलाना चाहती है वो अपनी फ्लाइट जो है वो चला रही है। जहां तक जमीनी हालात की बात है अंकित, तो जो दक्षिण के इलाके हैं, जो गाजा डिवीजन जिसको कहते हैं, उस पूरे गाजा डिवीजन में इजराइल की जो सेना है वो अपनी मुस्तैदी, अपनी बंदोबस्ती बढ़ा रही है। उस पूरे इलाके में एक अलग तरह का मोबिलाइजेशन है। ये कहा गया है कि जो उत्तरी जो इलाका
इलाका है जो कि लेबनान से सीमा से लगता है, वहां अकेले 3 लाख के आसपास जो है वो डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है। और पूरे इस इलाके को, जो गाजा के साथ लगने वाला इलाका है, वहां से सिविलियंस को निकलने को कहा गया है, क्योंकि जब एक बार इधर से एक जवाबी कार्रवाई और खासतौर पे जमीन के रास्ते जो एक लैंड ऑपरेशन जो है वो जब शुरू होगा, अभी तक जो इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी पे, वो हवाई हमले कर रहा है, 300 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है, बहुत बड़ी तबाही वहां पर हुई है। और अब जब ग्राउंड ऑपरेशन एक शुरू करने की जो बात है कि योजना है, जब वो होगा तो उसके पहले जो सीमावर्ती इलाके हैं में जो रहने वाले लोग हैं उनको निकालने की बात है। तो अब ये जो है और त्रासदपूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, खासतौर पे इस मुतल्लिक जैसा कि आपने जिक्र किया, गाजा पट्टी जहां की तकरीबन 25 से 26 लाख लोग रहते हैं, हालांकि कोई आंकड़ा 23 लाख भी कहता है, लेकिन 25-30 लाख लोग जहां पे रह रहे हों, वहां पे पानी ना हो, बिजली ना हो, जहां पे पावर जो जनरेटर है वो बंद होने की कगार पे आ गया हो क्योंकि फ्यूल वहां पर नहीं है, अंधेरे में गाजा डूबा हुआ है, तो लाखों लोग जो हैं इस तबाही के शिकार हो रहे हैं, इस मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। और जो मिस्र नियंत्रण वाला जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको भी बंद कर दिया गया। हालांकि ये एक चिंता मिस्र की तरफ से भी थी कि अगर उस तरफ निकलकर जाते हैं फिलिस्तीनी तो उसमें हो सकता है कि कई सारे हमास के आतंकवादी भी जो हैं वो भी उनके कंट्री में घुस जाएं। तो कई तरह की चिंताएं थी, जिसकी वजह से मिस्र ने भी इस बात को लेकर एक जो मनाही है वो दिखाई और उसके बाद उस इलाके से बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो रोक दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो मानवीय मदद पहुंचाने की बात जो कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कर रही हैं और जिसको लेकर इजराइल से भी कहा जा रहा है, लेकिन इजराइल इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आपने बयान बताया प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, और जो एक बदले की बात है जिसमें कि सब कुछ तहस नहस हमास के आतंकवादियों को करने की बात है, कई पीढ़ियां उनकी याद रखेंगी, इस तरह के जो बयान आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी जो है वो की जा रही है एक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। तो आगे आने वाले समय में अगर गाजा पट्टी को मानवीय सहायता नहीं मिलती है, वहां के आम जनों को सहायता नहीं मिलती है, तो एक अलग तरह की मानवीय त्रासदी जो वहां उठकर खड़ी होनी शुरू हो गई है वो और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो ये जो है स्ट्रेटेजी इजराइल की गाजा पे ऑपरेशन की, और दूसरी तरफ जो गाजा के आम लोग हैं उनकी परेशानी, ये दो बहुत बड़ी चुनौतियां अभी फिलहाल ग्राउंड पे नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और इस तरीके से अगर बेतरतीब तरीके से गाजा में भी अगर लोग मारे जाएंगे तो कब तक जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है वो इजराइल को मिलेगा, ये भी एक बड़ी आगे देखने वाले दिनों में बात होगी, क्योंकि लगातार जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ेगा तो प्रेशर इजराइल पर भी होगा कि बच्चे और वहां पर अगर आम नागरिक मारे जाएंगे तो। पर उमा, एक दूसरा पहलू ये भी है जहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमने पहले देखा एयर इंडिया की फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं तेल अवीव, कई भारतीय हैं, करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रहते हैं। तो क्या जो एक ऑपरेशन अभी चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, ऑपरेशन अजय, उसको लेकर क्या अपडेट है, कितने लोग इच्छुक हैं, किस तरीके से लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, और फिलिस्तीन में जो भारतीय हैं उनके लिए भी कोई प्लान है क्या? जी देखिए, पहले इजराइल से जो भारतीयों को निकाले जाने की जो योजना बनाई गई है उसकी बात करते हैं। ऑपरेशन अजय जो है इसके जरिए जो भारतीय यहां से इजराइल से निकलना चाहते हैं उनको निकाला जाएगा। जो हमारी जानकारी कहती है वो ये कि अभी तकरीबन 200 लोगों को आज जो चार्टर फ्लाइट आ रहा है उस फ्लाइट के जरिए तकरीबन 200 लोगों को निकाले जाने की योजना है। इतने लोगों को जो ईमेल है वो गया है। दूसरी अहम बात है कि क्या ये जो ऑपरेशन है वो कितने बड़े पैमाने पर होगा। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि इसको अभी इवैक्यूएशन का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो ज्यादातर बंद हो रही हैं, तो इसलिए जाने में असुविधा है, और इसलिए जो भारतीय नागरिक हैं उनका ख्याल रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। और ये अभी छोटे पैमाने पर शुरू हो रहा है। हो सकता है कि ये उस बड़े पैमाने पर ना हो, 18,000 भारतीय बेशक यहाँ पे रह रहे हों, लेकिन हो सकता है कि ये जो भारतीयों को निकाले जाने की जो योजना है वो उतने बड़े पैमाने पर ना हो, क्योंकि सभी लोग यहाँ से, सभी भारतीय यहाँ से न निकलना चाहें। इसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे वजह ये है कि जो 18,000 भारतीय हैं उनमें से तकरीबन 14,000 के आसपास भारतीय जो हैं वो केयर गिविंग जो सेक्टर है उसमें काम करते हैं, यानी कि जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करते हैं यहाँ पर, और उसके बदले उनको तनख्वाह मिलती है। तो जो ये भारतीयों का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादातर साउथ और उत्तर के जगहों पर है। हालांकि जहां जहां इजराइल की पॉपुलेशन है वहां वहां भी इनकी तादाद है केयर गिवर्स के तौर पे, लेकिन जब साउथ के इलाके को वहां से सिविलियंस को बाहर निकाला जा रहा
है ताकि ऑपरेशन अंदर किया जा सके, गाजा के इलाके में किया जा सके। तो ऐसे में बड़ी संभावना इस बात की है कि जिस परिवार के साथ भारतीय काम करते हैं वो भी अंदर की तरफ, अंदरूनी इलाके की तरफ कूच करें। अब उसमें से कितने भारतीय लौटना चाहते हैं ये बाद में देखने की बात होगी, लेकिन अभी जो मौजूदा आंकड़ा है वो तकरीबन 200 का है, लेकिन और भी ज्यादा जो भारतीय हैं वो निकलना चाहते हैं। और जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं, जो जिनकी तादाद 900 से 1000 के आसपास है, वो निकलना चाहते हैं। कुछ व्यापारी हैं और कुछ जो टेक्नोक्रेट जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, उनमें से भी कुछ लौटना चाहते हैं। तो जैसे जैसे लौटने वालों की तादाद बढ़ेगी तो ऑपरेशन का स्केल बड़ा किया जाएगा। अभी एक बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि क्योंकि भारतीयों की डिमांड थी तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है आज से शुरू किया जा रहा है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लग रहा है आप बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के और कम से कम अभी लाइव में जो रॉकेट हमला है उससे बचते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत दिनों तक पिछले कई दिनों से उमा लगातार बड़े कठिन हालात में वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बात जो फोकस है वो इसी पर रखते हैं। आप उमा से हमने आपको मुखातिब कराया, बता रहे थे अभी क्या स्थिति है, लेकिन उनकी ग्राउंड रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं समझाने के लिए कि हालात अभी कैसे बने हुए। युद्ध के छठे दिन इजरायली सेना गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसा रही। सेना की गोलाबंदी को देखते हुए लग रहा है कि एक बड़ा जो ग्राउंड ऑफेंसिव है यानी कि जमीनी लड़ाई है उसकी तैयारी इस वक्त चल रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमा शंकर सिंह। ये इजराइल और गाजा पट्टी का बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है और यहाँ जो है एक वाटर एंड डिफेंस की जो एक बिल्डिंग है वो है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की हलचल है। जो इजरायली सेना के जो ट्रक हैं, जो टैंक हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और जो सुरक्षा के दूसरे उपकरण हैं उनको बॉर्डर की तरफ लेकर जाया जा रहा है। यहाँ से तकरीबन 2700 फीट की दूरी पर जो है वो गजा का जो इलाका है वो शुरू होता है और इस लिहाज से बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहीं से गाड़ियों के ज़रिए जो हैं सुरक्षा की दीवार तोड़कर जो हमास के आतंकवादी हैं घुसे और सिडरॉट के इस शहर में आकर उन्होंने कोहराम मचाया। और जैसा कि हमने बार बार बताया है कि ये इस शहर पे न आकर सिर्फ उन्होंने लोगों का कत्लेआम किया बल्कि यहाँ से ज़्यादातर लोगों को अगवा करके लेकर गए। तो अब जो है ये यहाँ पे सुरक्षा के इस तरह के हालात हैं कि जो पुलिस बैरिकेडिंग है वो इस तरह की है लगी हुई और जो जिस खामियों के चलते इतने बड़े हमले को हमास के आतंकवादी अंजाम दे पाए उसको अब ख़त्म करने की कोशिश जो है वो की गई है। किसी तरह का फिर से आतंकी हमला ना हो, लेकिन अभी भी हमास की तरफ से कोशिश इस बात की है कि फिर से हमला किया जाए और रॉकेट के ज़रिए जो हमला है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी अभी भी कुछ जो आतंकी हैं वो बताए जा रहे हैं कि इजराइल की ज़मीन पर हैं और इसलिए इस तरह की बैरिकेडिंग, इस तरह की पिकेटिंग के ज़रिए जो है किसी भी आशंकित हमले को रोकने की कोशिश की जा रही है। और जब हम यहाँ ये बात कर रहे हैं उस वक्त भी जो धमाकों की आवाज़ है वो लगातार आ रही है, रॉकेट फायरिंग जो है वो हो रही है, लेकिन यहाँ पे मुस्तैदी के साथ जो इजरायली सुरक्षाकर्मी जो हैं वो तैनात हैं, क्योंकि यहाँ से जो गजा पट्टी है वो महज चंद सौ मीटर की दूरी पर है। सिडरॉट से उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी है। एनडीटीवी की टीम कल जब ज़ेडॉट पहुंची थी तो वहां पर गाजा की ओर से रॉकेट हमला हो रहा था। इसके पहले एश्केलॉन के होटल में जहां हमारी टीम ठहरी हुई थी वहां पर भी रॉकेट हमले हुए थे। एश्केलॉन के जिस होटल में हम ठहरे हैं वहां क्यों गिरा रॉकेट, क्यों उड़ी इस कार की धज्जियां, क्यों टूटी खिड़कियां, क्यों टूटे दरवाजे और क्यों लोगों को आई चोट। आयरन डोम किस रॉकेट को हवा में नष्ट करता है और किसे ज़मीन पर गिरने देता है, आइए इन सब बातों को जानते हैं इस वीडियो में। एक सवाल है कि आखिरकार आयरन डोम इस रॉकेट को रोक पाने में क्यों नाकाम हुआ और क्यों ये रिहायशी इलाके में आकर गिरा। मैंने आपको एश्केलॉन और ज़ेडॉट के आसमान में कई बार उड़ते हुए रॉकेट को दिखाया है। ये रॉकेट हमास चरमपंथी गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर दागते हैं और इस हमले में कई बार भारी जान माल का नुकसान होता है जब ये रिहायशी इलाके पर गिरता है। अधिकतर समय ये रॉकेट हवा में ही छोटे से धुएं के गुबार में बदल जाता है, लेकिन जब ये किसी रिहायशी इलाके में गिरता है तो फिर इस तरह की तबाही जो है वो मचती है और जान माल का, जैसा कि मैंने बताया, भारी नुकसान होता है। तो जो इतनी बड़ी सुरक्षा प्रणाली के बावजूद आखिरकार
कुछ रॉकेट जो है वो क्यों ज़मीन पर आ गिरता है और क्यों नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में हम तफसील से बात करते हैं। दशकों से चले आ रहे हमास के रॉकेट के हमले से परेशान होकर इजराइल ने इसे रोकने के लिए आयरन डोम नाम की हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली बनाई। ये अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल की तर्ज पर ही काम करता है। इसे 2011 में पहली बार इस्तेमाल किया गया और ये जो प्रणाली है वो हर मौसम में काम करता है। पिछले साल नवंबर में जब मैं इजराइल आया था, पत्रकारों की एक टोली के साथ उस वक्त आया था, तो मुझे सैद्धांतिक तौर पर यह समझाया गया था कि आयरन डोम जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कैसे काम करता है। और इस बार जब मैं युद्ध कवर करने आया हूं तो उसका व्यवहारिक इस्तेमाल जो है वो देखने को मिल रहा है और ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि आयरन डोम कैसे काम करता है। जैसे ही गाजा पट्टी से रॉकेट छोड़ा जाता है तो इस पर नज़र रखने वाला जो इजराइल का रडार सिस्टम है वो चालू हो जाता है और वो रॉकेट को ट्रैक करने लगता है। जैसे ही रॉकेट जो है वो फायर होता है तो वो जो कंट्रोल रूम है वो उसको ट्रैक करने लगता है और कंट्रोल सिस्टम ये देखता है कि रॉकेट इजराइल के किस इलाके में गिरेगा और जहां गिरेगा क्या वहां आबादी रहती है या फिर वो बिना आबादी वाला इलाका है। निशाने वाली जगह का आकलन कर लेने के बाद आयरन डोम जो है वो हरकत में आता है और लॉन्चर जो है आयरन डोम का वो तामीर मिसाइल छोड़ता है। अगर कंट्रोल रूम ये आकलन करता है कि रॉकेट किसी ऐसी जगह गिरेगा जहां आबादी नहीं रहती तो फिर आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल फायर नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक आर्थिक वजह भी है। हालांकि इजराइल के पास बहुत पैसा है और सुरक्षा पर वो बेतहाशा पैसे खर्च करता है अपने नागरिकों की सुरक्षा पर, लेकिन नवंबर के इजराइल दौरे में मुझे जानकारी दी गई थी कि एक आयरन डोम के तामीर मिसाइल की कीमत करीब 50,000 अमेरिकी डॉलर होता है और ख़तरे वाले हर रॉकेट को हवा में नष्ट करने के लिए आयरन डोम से 2 तामीर मिसाइल को छोड़ा जाता है। तो 50,000 और 50,000 1 लाख अमेरिकी डॉलर बनता है इस तरीके से एक रॉकेट को हवा में नष्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी खर्चीला है, लिहाजा इसका इस्तेमाल जान माल का नुकसान रोकने के लिए ही होता है। हालांकि आयरन डोम प्रतिरक्षा प्रणाली इजराइल की बहुत ही मजबूत प्रणाली मानी जाती है और वह आकलन में कोई गलती नहीं करती, लेकिन एक साथ सैकड़ों की तादाद में जब रॉकेट आ रहे हों तो फिर खतरे की आशंका बढ़ जाती है। अब जैसे मंगलवार को ही हमारे होटल पर जो रॉकेट गिरा वह उन सैकड़ों रॉकेट में से एक था जिसे गाजा पट्टी से एक साथ छोड़ा गया था और वो हवा में बिल्कुल एक झुंड की तरह जो है वो इधर बढ़े आ रहे थे, जो हम नंगी निगाह से देख पा रहे थे। अब सवाल है कि ये एक पर्टिकुलर रॉकेट जो यहाँ गिरा ये इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंट्रोल रूम से आकलन में गलती हुई हो कि ये रिहायशी इलाके पर नहीं गिरेगा, या फिर एक साथ भारी तादाद में छोड़े गए रॉकेट में से एक इस रॉकेट ने आयरन डोम को धत्ता बता दिया और हमारे होटल पर आ गिरा। ये 2 संभावना बनती है। और इस तरह के और भी रॉकेट जो हैं, जितनी जब से ये शनिवार से शुरू हुआ है तो अलग अलग इलाकों में बहुत सारे रॉकेट जो हैं वो गिरे हैं। तो इसके पीछे वजह जो भी हो, एक सायरन ने हमें सचेत कर दिया जो हर बार बजता है। सायरन जब भी रॉकेट का अटैक उधर से होता है 15 सेकंड का टाइम हमारे पास होता है और उस 15 सेकंड में हम होटल के नीचे बने बंकर में पहुंचकर अपनी जान बचाते हैं। और जब ये रॉकेट गिरा उस वक्त भी हमने इसी तरीके से अपनी जान बचाई और इसकी जद में आने से बच गए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन भी आज पहुंच गए हैं इजराइल। वहां पर उनकी बैठक जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ साथ जो बाकी बड़े नेता हैं उन सब से होगी। अमेरिका इस वक्त पूरे तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है और इजराइल है उसके साथ खड़ा हुआ है। उसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। We're determined to make sure that Israel gets everything it needs to defend itself, to provide for the security of its people. Already, significant military assistance requested by Israel is on the way. We will be reaffirming the very strong message that President Biden has delivered to any country or any party that might try to take advantage of this situation. And that message is don't. The President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region. We lost 22 Americans. वहीं इजराइल के दौरे पर गए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेमली भी जो है वो रॉकेट हमले का में बाल बाल बचे। जेम्स जब ये विदेश मंत्री जब ब्रिटेन के दक्षिणी इजराइल के शहर में पहुंचे
तो वहीं पे एक रॉकेट हमले का सायरन बजा और उनके सुरक्षा कर्मी उन्हें तेज गति से एक सेफ बंकर में ले जाते हुए नजर आए। इस्राइल और हमास की इस लड़ाई में भारत में जो भारत के लोग जो इजराइल में है, जैसे उमा शंकर से हम पहले बात कर रहे थे, कितना इसका असर पड़ेगा, साथ ही साथ इजराइल से जुड़े भारतीय शेयरों का क्या हाल है, यानी कि बाजार पर क्या असर पड़ रहा है, हमारी सहयोगी साक्षी बजा बता रही है। सन फार्मा, टारो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, टोरेंट फार्मा, इन सब का ही किसी ना किसी हद तक एक्सपोजर है इजराइल में, या तो उनके बिजनेस की लोकेशन की वजह से या फिर एक्सपोर्ट्स की वजह से। आईटी की बड़ी कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो ने या तो एक्विजिशन की है या इन्वेस्टमेंट की है इजराइल में, और टेल अवीव में एसबीआई की अपनी ब्रांच है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अभी तक इंडिया की स्टॉक मार्केट्स इस युद्ध के दौरान भी मजबूत हैं। अब जहां तक ट्रेड का सवाल है, इंडिया और इजराइल का टोटल ट्रेड कम से कम $8 बिलियन है अब तक। अप्रैल और जून के बीच भारत के इजराइल को जो एक्सपोर्ट्स थे वो $1.4 बिलियन थे और इंपोर्ट्स इजराइल से $0.9 बिलियन पर थे। ऐसे युद्ध के दौर में एक्सपोर्टर्स को बीमा और शिपिंग के लिए ज़्यादा रकम चुकानी पड़ती है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि जब तक युद्ध में और तेज़ी नहीं आती, भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बक्सर में जो ट्रेन डिरेलमेंट हुआ, यानी कि पटरी से ट्रेन उतरी है, उस एक्सीडेंट की बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। इस वक्त विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। One thing, I think there might be interest in this topic, so let's take that together. There are other issues, so yeah, go ahead. This is on the situation in Israel. Yeah. Meghna from DD News. Any figure on how many Indian nationals have registered to be evacuated, and how many flights are we planning initially? Okay, and flights. Okay. Yeah, please go ahead. Hi sir, I'm Siddhant from CNN News 18. So Foreign Ministry of Israel has confirmed that they have reached understanding with some countries where those countries are sending reservists in a flight to Israel, and Israel will send their citizens back. Is this the same understanding they have with India? Could you repeat understanding with India between the Foreign Ministry of Israel? No, Israel and India, sir, because okay. Other European countries are sending their people back in the same flight, and then that flight is taking their citizens. It's like a barter that they. Yes. I'm sorry. Can you repeat your question? What exactly is barters and all? Very worried. Yeah. Reservists, Israeli reservists. Israel is going back. Yeah, yeah. Got it. So are we also sending some reservists back in this okay, flight? Fair enough. Yeah, please go ahead. सर, संदीप फ्रॉम न्यूज़ 18 इंडिया। सर, मेरा सवाल है कि एयरफोर्स को भी आप लोगों ने स्टैंड बाय पे रखा है, अगर जरूरत पड़ी तो क्या एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा इस इवैक्यूएशन के लिए? ओके, और कौन था? या मानस। This is Manas from PTI. I just want to know, in fact, how India sees the overall situation that has arisen out of the conflict between Israel and Hamas, and our position on Palestinian cause. So, what do you have to say on that in the context of the current situation? Sorry, your question is on the Palestinian position, right? Yeah, as well as overall situation, sir. That's a very broad question. Okay, yeah, go ahead. I'll come to you. Sir, Ayush Agarwal from ANI. So there were reports of an Indian caregiver from Kerala who was injured during the attack by Hamas. Are we in touch with her family and any Indian casualty that we know of? Before I come to, yeah, please go ahead. Sorry, I missed you. Sir, Rishikesh from PTI. Is India supporting Israel in war against Hamas? Especially there are reports of massive civilian casualties in Gaza. And sorry, didn't get your question. Could you repeat? Is India supporting Israel
By? On war against by what? Hamas. By doing what? Moral or like generally, you mean? You mean what is our stand? Yes. Okay. And did PM Modi convey to Israeli PM that this is not an era war? Okay. Yeshi, what? Yeshi Seli from the New Indian Express. Is there any evacuation program for Indians stuck in Palestine as well, or this is only for Israel? Okay, fair enough. I saw one more hand. Yes, ma'am. No, microphone, please. Milan from India Today. Just want to understand India's stance now, considering the recent events. Will India also go ahead and look at, changing its stance, or maybe trying to suggest, as other nations are suggesting, that Hamas is a terrorist organization? Okay. And anybody else left that I haven't missed out? Yeah. One more additional. Okay, please. I know it's an important topic. Sir, Meghna from DD News. We know that security has been increased outside the Embassy of Israel in New Delhi and also other Jewish establishments. Are there any security concerns that the Israel Embassy has conveyed to us? Okay. Pia? Hi, Pia with the Print. Just a simple question. How many Indians in the first batch? Which batch? The first batch of Indians being evacuated. On the flight. Flight, okay. Yeah, your hand is not visible. Yeah, please, right. Please stand up if you Yeah. This is Devi Rupa from the Wire. I'm just appending to the earlier questions from Manas and others. Other countries, for example, UAE, Jordan, Egypt, and for Japan, they've all called for maximum restraint on. They've not named which party, but they've asked all sides to exercise maximum restraint. Is that also something that we would like to add to it? Add our voice to it. Add to what, sir? Add our voice to the call of restraint in the region. Okay, I think I've taken almost all the. You have something? Okay, please go ahead. So the Palestinian envoy to India yesterday in an interview said that he would ask India to intervene and will de-escalate the whole issue. What's India's position on that? He has told, us or just the media? Okay. And for the record, if you could tell your name, and so I'll help. Sorry, this is Rishabh from Times Now, sir. Okay. Okay, I'll try to answer many of these questions. No, I think second thoughts, let's keep it for a little later. I think there are a lot of similar questions. Look, I think on this, you've seen the statements or the comments by Prime Minister. I think that's been very clear on them. But let me try to answer some of the specific queries that you had. Let me first look at Operation Ajay. Look, as I said, the flight is expected to, the ferry flight is expected to reach today later in the evening, and then hopefully they'll pick up passengers and come back tomorrow morning. We expect, I think it can carry about 230 odd passengers. That's what we are hoping can fill it up, but depending, look, this number is broad. How many people can get onto a flight is determined by various factors, including what is the flight parameters. So let's say in that range, we were trying to work that out. So that was one. Do we have, आपने पूछा था संदीप जी कि हमारे वायुसेना के अगर जी हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, जो ज़रूरत पड़ेगा हम वो यूज़ करेंगे. अभी के लिए चार्टर फ्लाइट गई हैं, पर जैसे हमने कहा हमने पुराने कुछ ऐसे स्थितियों में हमारे वायुसेना का भी असिस्टेंस लिया है. तो अभी के लिए हम अभी चार्टर फ्लाइट देख रहे हैं, पर ये मैं रूल आउट नहीं करूँगा. There was a query, Siddhant, about people being taken on this side. Look, that I think you would ask the Israeli embassy. We have chartered a flight for bringing people back. How it happens, talk to the charter organization and the embassy. I think it's the best to answer your query on that one. There's no barter. Then there was a query of how many Indians wahan pe. I think Meghna, you asked that question. How many Indians? Look, this is a dynamic situation. It's evolving. There are a lot of people. In fact, I would request Indians in Israel, if you haven't registered with the embassy, please do register with the embassy. But we are taking it based on the number of flights. So today's flights, we have the numbers that are there, and we will have more flights depending on the demand for them. So at this point, we are trying to address it as per the demands. As regards security concerns, look, this is a topic and I will not be in a position to discuss. You have to ask the agencies. We will, of course, as part of our obligations under
Vienna Convention, provide all necessary security to host countries that have their embassies or diplomatic missions here, but what measures and etc. is best left to the judgment of experts in that field. I don't want to comment on it. I think you had a query, Siddhant, right in the beginning about weapons of support. I'm not aware of any such request or anything that we are doing at all. Our focus right now is to make sure that those Indians who are in Israel are able to come out of Israel, those who want to. I think there are about 18,000 odd Indian citizens. A small percentage of that are Indian students, others are caregivers and other categories of professions. So we are in touch with them, and let's see what happens. You said how worrisome is the situation? Of course, look, a situation where there is conflict going on is of concern, but I would request the Indian citizens there to follow the advisories issued by our mission in Tel Aviv, and they are the best judge, and be cautious, take the precautions, and if they feel that they need assistance, to reach out to our embassy directly. Ayushi, you asked about one citizen who was there, I think, injured. Yes, we are aware of that case. Of course, we are in touch with them. I understand the person is in hospital, but I think it's improving or has better situation. We are also, of course, thankfully have not heard of any Indian casualty so far. I think there was also a question by Yeshi. Are you looking at evacuation, or, well, there's not so much an evacuation as actually getting focuses on assisting people getting out. I think my understanding, the number is about a dozen or 13 or something, or dozen odd people are in the West Bank and 3 or 4 in Gaza. So if they request assistance, we will. But that number, as you can imagine, is very small, and we will see what needs to be done. For the moment, we haven't received requests there. The requests what we have received are largely from Israel. Moving on to the discussions that have happened largely on this. Look, let me try to answer some of those. On the issue of how we see Hamas, for example, as you're aware, the designation of a terrorist organization under Indian laws is a legal matter. And I would refer you, I think Milan, you asked, I would refer you to the relevant authorities in this. I think we've been very clear that we see this as a terrorist attack. But on the designation part, the relevant authorities are best placed to respond to it. How do we see the situation on Palestine, or our position on that? Our policy in this regard has been long-standing and consistent. India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. There were some queries about how do we see the developments that are happening, including the violence that's taken place, as well as did Prime Minister raise some issues, including I think Prime Minister's conversation or his comments stand on their own, and I think they do not require any clarification. On Palestine, as I mentioned, we have said our position on what is our long-standing position. The only element that I would like to add is that there is regarding particularly the humanitarian situation or the developments you said, I think restraint, Devirupa, you had asked, and Rishabh, I think you had asked about whether the intervention, I don't know what you meant by intervention. As I said, our focus is to assist our citizens. But there is an universal obligation, I think, to observe international humanitarian law. There is also a global responsibility to fight the menace of terrorism in all its forms and manifestations. And I think that accurately sums up how we look at this position. I think I've covered most of the queries. There are a couple of more hands. If there's something on an extra additional clarification or somebody else had a hand up, and then we'll move on to some other topics. Yeah, please, ma'am, go ahead. Sir, I'm Madhurima from Republic TV. I want to ask that how is India connecting with other nations in the Middle East on the Israel situation? Like we heard that EM speaking to UAE counterpart. Any other conversations that are happening in this
other nations. Okay. तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भारत के विदेश मंत्रालय की, खासतौर से सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो लड़ाई है, फिलिस्तीन के बीच में गाजा पट्टी पर जो लड़ाई जंग चल रही है हमास के लड़ाकों और इजराइल के बीच में, उस पर पूछे गए। भारत की पोजीशन बताते हुए इस वक्त विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साफ कहते हुए कि हमने इसको एक बड़ा टेरर अटैक माना है और भारत पूरी तरीके से इस वक्त इजराइल का साथ दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन को लेकर भारत की पोजीशन हमेशा ही बहुत क्लियर रही है कि बातचीत के जरिए फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में जो समाधान है वो निकलना चाहिए। तो इस वक्त जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कि किस तरीके से वहां से हमारे लोगों को वापस निकालने का कार्यक्रम शुरू हुआ है और भारत की इस पर क्या पोजीशन है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तेल अवीव में। आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। In mourning their immeasurable loss. Nearly 15 years ago, my stepfather, who I alluded to earlier, Samuel Pizar, came here to Yad Vashem to perform the mourner's prayer that he wrote to accompany Leonard Bernstein's Third Symphony, Kaddish. Reflecting on the unspeakable horrors that he'd endured as a boy in the Nazi concentration camps, he wrote that man, though created in your image and endowed with the freedom to choose between good and evil, remains capable of the worst as of the best, of hatred as of love, of madness as of genius. In this moment, where evil, hatred, and madness have once more taken so many innocent lives, we must stand together, resolved to confront. अमेरिका के विदेश मंत्री इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तेल अवीव में कर रहे हैं। अमेरिका का पूरा समर्थन है और साथ ही साथ वहां पे सैन्य साजो सामान भी इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने भेजा है। 22 अमेरिकी इस हमले में मारे गए हैं और कई अभी बताया जा रहा है जो बंधक बनाए गए हैं वो भी अभी गाजा पट्टी में मौजूद है। तो अमेरिका पूरा सहयोग इजराइल को करता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है, बने रहिए।